हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। व्हाट्सअप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा और आज हम हमारी क्लास के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर ऑफस्प्रिंग बनती है, ट्रेट्स का इनहेरिटेंस होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रेट्स का ट्रांसफ़र होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसके अंदर हम स्पेशली फोकस करने वाले हैं बोवाइन्स और हॉर्सेज के ऊपर। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या होता है? टेस्टिज होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिज होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं। और टेस्टिकल्स होंगे, इनको कवर करने का काम कौन करता है? उनको कवर करने का काम करते हैं स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम क्या होते हैं? स्क्रोटम होते हैं, ये एक कुटेनियस पाउच होता है, मतलब कि स्किन का एक पाउच होता है। और इसी स्किन के पाउच के अंदर क्या होती है? डार्टस मसल्स होती है। क्या होती है? डार्टस मसल्स होती है। क्या पढ़ा हमने कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होते हैं? टेस्टिज होते हैं। टेस्टिज किसके अंदर डिसेंड होते हैं? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम क्या होता है? एक कुटेनियस पाउच होता है, स्किन का एक पाउच होगा और इसके अंदर डार्टस मसल्स होती है। और डार्टस मसल्स का क्या काम है कि ये जो सर्दियाँ आती है, सर्दियों के अंदर क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, जिससे कि यह जो टेस्टिकल्स है उसका कनेक्शन बना देते हैं किसके साथ? बॉडी के साथ। बॉडी के साथ ये चिपक जाते हैं और जैसे ही गर्मी आती है तो ये मसल्स है रिलैक्स हो जाती है और जो टेस्टिकल्स है उसका जो कनेक्शन है उससे दूर हट जाता है बॉडी से। टेस्टिकल्स का जो कनेक्शन है वो बॉडी से दूर हट जाता है। ये ऐसा करते क्यों है? ये करते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो टेम्परेचर है वो कम से कम 2 से 6 डिग्री सेल्सियस है। जो टेस्टिकल्स है टेम्परेचर उसका बॉडी से कम होना चाहिए, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे, टेस्टिकल्स के बारे में। टेस्टिकल्स के बारे में बता दिया कि इनकी जो संख्या होती है वो कैसी होती है? 2 होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जन्म से ही जो टेस्टिकल्स है वो स्क्रोटम में ना आकर एब्डोमेन कैविटी के अंदर रह जाते हैं। उन एनिमल्स को बोला जाता है टेस्टिकोंडा एनिमल्स। क्या बोला जाता है? टेस्टिकोंडा एनिमल्स। जैसे कि लेकिन इनके अंदर जो प्रोसेस होती है, सभी की सभी प्रोसेस रिप्रोडक्शन की, वे बिल्कुल नॉर्मल होती है। ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है टेस्टिकोंडा एनिमल्स। एग्जाम्पल हो गए एलिफेंट, वेल, पोल्ट्री के अंदर। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर यह एक बीमारी का रूप होता है, जैसे कि उनके अंदर जन्म से ही टेस्टिकल स्क्रोटम में ना आकर एब्डोमेन कैविटी के अंदर आए जाते हैं। उनके अंदर जैसे कि हॉर्सेज, एग्जाम्पल होगा हॉर्सेज। और उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है क्रिप्टोक्रिट। क्रिप्टोक्रिट। एक टर्म हम पढ़ेंगे मोनोक्रिक के बारे में। मोनोक्रिक का मतलब क्या होगा? इसके अंदर जो एक टेस्टिकल है वो स्क्रोटम में आ जाता है, लेकिन एक टेस्टिकल क्या कहाँ पर रह जाता है? एब्डोमेन कैविटी के अंदर रह जाता है। उसको बोला जाता है मोनोक्रिक एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे जो टेस्टिकल्स है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यह एनालोगस होता है। किसके एनालोगस होगा? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी होगी, ओवरी के एनालोगस होगा। जैसे कि जो ग्लास पेनिस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो क्लाइटोरिस होता है उसके क्या हो जाता है? एनालोगस होता है। अब देखिए टेस्टिकल्स की शेप के बारे में बात करते हैं हम। टेस्टिकल्स की जो शेप होगी, अगर बोवाइन की बात करें, बोवाइन के अंदर इसकी शेप होती है ओवल शेप की, लेकिन हॉर्सेज के केस के अंदर यह शेप कैसी हो जाती है? राउंड शेप हो जाती है। और पोल्ट्री के केस के अंदर यह शेप कैसी हो जाती है? बीन शेप्ड हो जाती है। बीन शेप्ड हो जाती है। और पोल्ट्री के अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। कहाँ पर? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब हमने शेप के बारे में बात कर ली कि शेप कौन सी, किस प्रकार की शेप होती है। अब हम बात करेंगे कि जो टेस्टिकल्स होते हैं इनके अंदर कौन सा टेस्टिकल्स सामान्यतः नॉर्मली आकार में बड़ा होगा। शेप हमने बता दी, बोवाइन के केस में ओवल शेप के, हॉर्सेज के केस के अंदर राउंड शेप के, और पोल्ट्री के केस के अंदर बीन शेप के होते हैं। और पोल्ट्री के अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं वे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो लेफ्ट टेस्टिकल्स होता है वो क्या होगा? राइट टेस्टिकल से क्या होता है? बड़ा होता है। और हमने लंग्स के केस के अंदर पढ़ा था कि जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से क्या होता है? बड़ा होता है। और लेफ्ट लंग के अंदर इंटरमीडिएट लोब होगा, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे
कि जो बोवाइन्स है उसके अंदर जो ये टेस्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ, शरीर से बाहर की तरफ ये लटके हुए होते हैं, और जो जांग वाला एरिया होता है बोवाइन के अंदर वहाँ पर ये टेस्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, इंग्यूजिनल एरिया बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें स्वाइन की, स्वाइन के अंदर ये पेरिनियल एरिया के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पेरिनियल एरिया के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पेरिनियल एरिया के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब जो टेस्टिकल्स होते हैं इनको पेरिटोनियम की एक लेयर, पेरिटोनियम की एक लेयर क्या रखती है, कवर अप करती है। अगर इस लेयर के अंदर फ्लूइड भर जाए, वाटर भर जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोसील। क्या बोला जाता है, हाइड्रोसील। हाइड्रो का मतलब वाटर, सील का मतलब क्या होगा, यहाँ पर टेस्टिकल्स की जो पेरिटोनियम कैविटी है उसके अंदर जब फ्लूइड भर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोसील बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोसील। अब हम बात करते हैं कि जो टेस्टिकल्स होंगे, इस टेस्टिकल्स का जो शरीर है, बॉडी है पशु की, उसके साथ संपर्क कौन करवाता है, उसके साथ कनेक्शन कौन करवाता है, उसको करवाता है सेपर्मेटिक कॉर्ड। सेपर्मेटिक कॉर्ड। और सेपर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ही सेपर्मेटिक नर्व, सेपर्मेटिक आर्टरी, सेपर्मेटिक वेन और सेपर्मेटिक लिम्फ वेसल्स, टूनिका वेजाइनलिस, इंटरनल कैरीमेस्टर मसल्स और वासा डेफरेंस, ये सभी की सभी वहीं से आती है। जब हम पशु की कास्ट्रेशन करते हैं बुर्डीजो कास्ट्रेटर की सहायता से, जिसको ब्लड लेस सर्जरी भी बोलते हैं, बुर्डीजो कास्ट्रेटर की सहायता से, तब हम सेपर्मेटिक कॉर्ड को क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, जिससे कि जो सेपर्मेटिक नर्व, सेपर्मेटिक वेसल्स होगी वे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वहाँ पर क्या हो जाती है, दब जाती है। अब हमने यहीं पर टूनिका वेजाइनलिस के बारे में पढ़ा। जो टेस्टिकल्स होगी उसकी बाहर वाली लेयर उसको टूनिका वेजाइनलिस, अंदर वाली लेयर को टूनिका एल्बुजिनिया, और उसके अंदर सेमनीफेरियस ट्यूबल्स होती हैं, जो कि आगे एक गुच्छा बना देती है रेटी टेस्टिज के रूप में, रेटी टेस्टिज के रूप में। और यहाँ से रेटी टेस्टिज से एफिरेंट और एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वासा डेफरेंसा, और वासा डेफरेंसा से एस शेप की स्ट्रक्चर के अंदर ये बाहर की तरफ आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो सेपर्मेटिक कॉर्ड से टेस्टिकल का संपर्क करवाया सेपर्मेटिक कॉर्ड ने किसके साथ है, बॉडी के साथ। और हमने पढ़ा कि जो स्क्रोटम होगा वहाँ पर डार्टस मसल्स होती है, वहाँ पर कैरीमेस्टर्स मसल्स होगी, और टेस्टिज के बाहर की तरफ यहाँ पर पेम्पनीफॉर्म प्लक्सिस देखने को मिलता है, जिसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है, जो कि टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके टेम्परेचर को, इसकी गर्मी को ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है क्या कर देती है, शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। मतलब कि ये टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है, रेगुलेट करती है। अब इन टेस्टिकल्स को, ये टेस्टिकल्स हो गए, इनके अंदर जो सेमनीफेरियस ट्यूबल्स होती हैं, इन सेमनीफेरियस ट्यूबल्स के अंदर दो सेल्स होती है, जर्मिनल सेल्स और एक होती है नर्स सेल्स। जर्मिनल सेल का काम क्या होता है, सपम को बनाना, और नर्स सेल्स का या फिर सिरटोली सेल्स का काम क्या होता है, उनको न्यूरिश करना। क्या करना, न्यूरिश करना, उनको पोषण देना। अब जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थी सेमनीफेरियस ट्यूबल्स के अंदर, उन्होंने बनाया सपम, और सपम को न्यूरिश किया किसने, सिरटोली सेल्स ने। इन जो सेमनीफेरियस ट्यूबल्स का गुच्छा होगा, इन सेमनीफेरियस ट्यूबल्स का जो गुच्छा होता है, इनके बीच में सेल्स देखने को मिलती है, जिसको बोला जाता है क्या, लेडिक सेल। क्या बोला जाता है उसको, लेडिक सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेडिक सेल। ये सेमनीफेरियस ट्यूबल्स होगी, इनके अंदर जर्मिनल सेल्स, सिरटोली सेल्स होगी, जो कि स्पर्म को बनाती है, उसको न्यूरिश करती है। और यहाँ पर बीच के अंदर क्या होगी, लेडिक सेल्स होगी, जो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है जो स्पर्म हो गए उसको क्या करना, मैच्योरिटी देना। क्या करना, मैच्योरिटी देना। अब सेमनीफेरियस ट्यूबल्स के इन गुच्छों से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको बोला जाता है रेटी टेस्टिज, रेटी टेस्टिज। और इसी रेटी टेस्टिज से एपिडिडाइमस पार्ट जुड़ा हुआ होता है। रेटी टेस्टिज से ये एपिडिडाइमस पार्ट क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। एपिडिडाइमस के अंदर भी इसके तीन पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा कैपट, बीच वाला मिडिल पार्ट, और लास्ट वाला जो काउडा पार्ट होता है। ये क्या काम करता है, स्टोर करने का काम करेगा, किसको, स्पर्म को। यहाँ जो काउडा पार्ट होता है, जिसको टेल बोला जाता है, एपिडिडाइमस की टेल, इसको बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ
स्टोर हाउस ऑफ सपम, स्टोर हाउस ऑफ सपम। रेटी टेस्टिज से वासा एफरेंटिया के थ्रू स्पर्म कहाँ पर आई, एपिडिडाइमस के अंदर। एपिडिडाइमस के अंदर जो लास्ट वाला पार्ट है, टेल पार्ट, वहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और यहीं पर टेस्टोस्टेरोन के कारण मैच्योरिटी, और यहाँ पर क्या आती है, इनके अंदर मोटिलिटी आती है एपिडिडाइमस के अंदर, एपिडिडाइमस के अंदर। अब क्या होगा, अब हम बात करते हैं यहाँ से वासा डेफरेंसा के थ्रू एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स की जो भी सेक्रेशन होगी उसको लेकर कहाँ पर आ जाता है, ये ग्लांस पेनिस और यूरिथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन होता है। बुल के अंदर, बोर के अंदर, बक के अंदर और रैम के अंदर, मतलब कि बुल के अंदर, सुअर के केस में, बकरे के केस में, और जो मेढे के केस के अंदर क्या होगा, जो पेनिस होगा वो कैसा होता है, वो होता है फाइब्रो इलास्टिक। क्या होता है, फाइब्रो इलास्टिक। लेकिन हॉर्सिज के केस के अंदर यह कैसा होता है, वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर का मतलब इसके अंदर जो पाउच होते हैं, इनके अंदर जैसे ही ब्लड भर जाता है तो क्या हो जाता है, पेनिस का क्या हो जाता है, इरेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एस शेप्ड का होगा, और जिसको क्या बोला जाता है, सिग्मोइड फ्लेक्सर, सिग्मोइड फ्लेक्सर। बोवाइन के केस में एस शेप्ड सिग्मोइड फ्लेक्सर। जब इरेक्शन होता है तो ये एस शेप स्ट्रेट हो जाती है, जब पशु रिलैक्स हो जाता है ये वापिस से एस शेप के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं टोम के केस के अंदर। टोम के केस के अंदर पेनिस के ऊपर क्या हो जाती है, स्पाइंस देखने को मिलते हैं, स्पाइंस देखने को मिलते हैं, स्पाइंस देखने को मिलते हैं। और जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के केस के अंदर जो पेनिस होगा उसके अंदर ओस पेनिस नाम की एक विसरल बोन देखने को मिलती है, विसरल बोन देखने को मिलती है। अब पशु के अंदर इरेक्शन करवाने का काम, इरेक्शन करवाने का काम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो करता है। लेकिन जो इजैकुलेशन है, इजैकुलेशन का काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। इसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, जो कि एग्जाम के अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से देखने को मिलेगी आपको। कोरोना ग्लांडिस एक टर्म ये पढ़ेंगे, एक पढ़ने वाले हैं हम फोसा ग्लांडिस, और एक पढ़ने वाले हैं हम बल्बस ग्लांडिस। इन तीन टर्म्स के अंदर से क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलता है। कोरोना ग्लांडिस टर्म है, ये हमें हॉर्सिज के केस के अंदर देखने को मिलता है, हॉर्सिज के केस के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या होगा, जो घोड़ा होता है उसका जो पेनिस का एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पर क्या हो जाती है, वो पार्ट होगा वो फुला हुआ होता है, और वहाँ पर एक क्या बन जाता है, बॉर्डर बन जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कोरोना ग्लांडिस बोला जाता है। और इसी कोरोना ग्लांडिस के नीचे एक नोच देखने को मिलती है जहाँ से यूरिनेशन होता है, उसको बोला जाता है फोसा ग्लांडिस। और बल्बस ग्लांडिस है, ये डॉग के अंदर केस के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि डॉग का जो पेनिस का इंटीरियर पार्ट होगा वो फुला हुआ होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, बल्बस ग्लांडिस बोला जाता है, बल्बस ग्लांडिस बोला जाता है। कोरोना ग्लांडिस जो कि पेनिस का जो एंटीरियर पार्ट होगा जो कि फुला हुआ होता है उसको बोला जाता है। उस फुले हुए पार्ट के नीचे एक नोच देखने को मिलती है जहाँ से यूरिनेशन होता है, उसको फोसा ग्लांडिस बोला जाता है हॉर्सिज के केस में। और बल्बस ग्लांडिस ये पेनिस का आगे का फुला हुआ भाग होता है जो कि डॉग्स के अंदर देखने को मिलता है, डॉग्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी वो कैसी होती है। जो हमने लेक्चर तैयार किया था वहाँ पर चलते हैं। जो जो हमने अभी तक पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा टेस्टिकल होंगे, सेकेंडरी ऑर्गन होंगे वासा डेफरेंस, और सेसेसरी ग्लैंड्स होगी प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। जो एनालॉगस होता है टेस्टिज ओवरी के, टेस्टिकोंडा एनिमल्स ओवल शेप के होते हैं बुल के अंदर, और राउंड शेप के होते हैं हॉर्सेज के अंदर, बीन शेप के होते हैं पोल्ट्री के अंदर। जो टेस्टिकल्स होते हैं वो कुटेनियस पाउच के अंदर होंगे, जिसको क्या बोला जाता है, स्क्रोटम बोला जाता है। इसी के अंदर पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होगा जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है।
बुल शीप और गोट के अंदर जांग वाले एरिया के अंदर, इंग्यूजिनल एरिया के अंदर टेस्टिकल सिचुएटेड होते हैं, और स्वाइन के अंदर पेरिनियल एरिया के अंदर सिचुएटेड होंगे। डार्टस मसल्स होगी स्क्रोटम के अंदर, जो कि सर्दियों के अंदर श्रिंक हो जाती है, और जो टेस्टिकल होंगे वो बॉडी के साथ टच हो जाते हैं, और जब गर्मियों का समय आता है तो ये डार्टस मसल जो है रिलैक्स हो जाती है और संपर्क है वो दूर हो जाता है किसी बॉडी से। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल किसी एक सीजन के अंदर ही हाई लेवल पर जाता है, जैसे कि रट और मस्त सीजन बोला जाता है। ये नवंबर से मार्च का समय होगा, मतलब कि दिवाली से होली तक का समय होगा। किसके केस के अंदर, कैमल के अंदर, इसी सीजन के अंदर इसमें क्या हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई रहता है। जैसे कि इन केस ऑफ सीप के केस के अंदर यह है रेनी सीजन के अंदर, और हॉर्सेज के अंदर ऑटम के स्टेज के अंदर, मतलब कि बसंत ऋतु के अंदर यह देखने को मिलता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्पर्म का निर्माण होता है। अब देखिए, टेस्टिकल्स के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स थी, इन सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनियल सेल या जर्मिनल सेल थी, जिन्होंने किसको बनाया, स्पर्म को बनाया। स्पर्म को बनाने के बाद इसको न्यूरिश करने का काम किसने किया, सिर्टोली सेल को ने। ये भी किसके अंदर थी, सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर। सिर्टोली सेल को इसलिए क्या कहा जाता है, नरस सेल भी बोला जाता है। इन सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बीच के अंदर सेल्स होती है जिसको बोला जाता है लेडिक सेल। इन लेडिक सेल का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करना, सेक्रेशन करना, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इस स्पर्म को क्या देते हैं, मैच्योरिटी देते हैं। ये जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स थी, ये लास्ट के अंदर एक ही पार्ट के अंदर क्या हो जाती है, सब की सब अटैच हो जाती है, जिसको क्या बोला हमने, रैटी टेस्टिज बोला। इस रैटी टेस्टिज से जो स्पर्म था वो कहाँ पर चला गया, रैटी टेस्टिज से एपिडिडाइमस के अंदर वासा एफ्रेंसिया के थ्रू क्या है, कहाँ पर चला गया, एपिडिडाइमस के अंदर चला गया। एपिडिडाइमस के जो काउडा पार्ट है इसको स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म बोलते हैं, और यहाँ पर वे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। अगर इजैकुलेशन नहीं होता तो इनका दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। 64 दिन का इनके अंदर क्या लगता है, समय लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। वासा जो एपिडिडाइमस है इससे यह वासा डेफरेंसा के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, जो असेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती है ये उस स्पर्म के अंदर अपने सेक्रेशन को क्या कर देती है, मिला देती है। स्पर्म के अंदर अपने सेक्रेशन को क्या कर देती है, मिला देती है, और वो क्या बना देती है, उसको सीमन बना देती है, और सीमन से इसका क्या हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है। इजैकुलेशन हो जाता है जिसके ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, काम करता है। कौन सा सिस्टम काम करता है इजैकुलेशन में, इजैकुलेशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इरेक्शन के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, काम करता है। अब हम बात करते हैं किसकी, देखिए जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम का क्या काम था, इसका काम था स्पर्म को बनाना। स्पर्म को न्यूरिश करने का काम किसका था, सिर्टोली सेल का। जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं, इसके अंदर क्या होती है, जर्मिनल सेल्स, ये हमने पढ़ा दिया, जर्मिनल सेल्स। और इनके बीच में क्या होती है, लेडिक सेल, जिसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करना, सेक्रेशन करना, उसको बनाना, और उसका टेस्टोस्टेरोन का काम होता है सेकेंडरी ट्रेट्स को लेकर आना, जैसे कि शरीर का आकार बढ़ना। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है यह मेल के अंदर प्यूबर्टी एज आने के बाद क्या होती है, स्टार्ट होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होता है उनका बंच रैटी टेस्टिज के अंदर खुलता है, रैटी टेस्टिज से वासा एफ्रेंसिया के थ्रू यह एपिडिडाइमस के अंदर जाता है, और एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म की क्या होती है, मैच्योरेशन होती है, और उनके अंदर क्या आती है, मोटिलिटी आती है। और जो एपिडिडाइमस का जो लास्ट वाला टेल वाला पार्ट था उसको क्या बोला जाता है, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म बोला जाता है। वासा डेफरेंसा के अंदर जाता है, वासा डेफरेंसा से ये स्पर्म असेसरी सेक्स ग्लैंड के सेक्रेशन को अपने साथ मिलाता है, और स्पर्म के का जो ये एसेसरी सेक्स ग्लैंड से सेक्रेशन मिलने के बाद ये क्या बन जाता है, सीमन बन जाता है, सीमन बन जाता है। सिग्मोइड फ्लेक्सर किसके अंदर देखने को मिला, ये भी हमने पढ़ लिया। फाइब्रो इलास्टिक जो पेनिस होगा वो किसके अंदर होता है, और वेस्कुलर जो होगा वो किसके अंदर होता है, हॉर्सेज के अंदर। टॉम के अंदर पेनिस के ऊपर स्पाइन देखने को मिलते हैं, डॉग के अंदर ओस पेनिस,
और कोरोना ग्लैंडिस हमने पढ़ लिया कि घोड़े के अंदर होगा फोसा, जो कोरोना ग्लैंडिस के नीचे नोच होगी जहाँ से यूरिनेशन होता है, यूरिथ्रा की ओपनिंग यहीं पर होगी। बल्बस ग्लैंडिस के बारे में पढ़ लिया। और पोल्ट्री के अंदर जो टेस्टिकल्स होंगे बीन शेप के होंगे जो कि किडनी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। ये टर्म हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं जैसे सपम बना, सपम बनने के बाद उसके अंदर जो सेक्रेशन मिलाने का काम था वो सबसे ज़्यादा कौन करती है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड करती है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या करती है? सीमन की जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाती है, उसके अंदर फ्रुक्टोज देती है और क्या देती है? सिट्रिक एसिड देती है। फ्रुक्टोज क्या करेगा? जो स्पम है उसको एनर्जी देने का काम करता है, और जो सिट्रिक एसिड होगा वो बफर का काम करेगा। बफर का काम मतलब कि जो स्पम होगा उसकी पीएच वैल्यू को क्या करता है? मेंटेन करता है। इसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कहाँ पर होगी? जो यूरिथ्रा होगी, यूरिथ्रा के दोनों साइड प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। जब ये ग्लैंड बड़ी हो जाती है, जैसे जैसे पशु की उम्र बढ़ती जाती है इनका आकार बढ़ता जाता है, और बड़े पशुओं को यूरिनेशन करने में क्या लगने लगता है? समय भी लगने लगता है, क्योंकि यह यूरिथ्रा के ऊपर दबाव डालने लगती है। यूरिनरी जो ब्लैडर होगी उसकी नेक के ऊपर ये सिचुएटेड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और इनका जो सेक्रेशन होता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन सेक्रेशन होता है। और डॉग्स के अंदर सिर्फ एक ही एसेसरी सेक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। काउपर्स ग्लैंड को बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। इसका जो डिस्चार्ज होता है वो वाटरी डिस्चार्ज होता है, और इसका काम क्या होता है? जो यूरिथ्रा है उसके अंदर अगर यूरिन की कोई मात्रा रह जाती है उसको क्या करना? बाहर निकालना, और वहाँ पर पीएच वैल्यू को क्या करना? पीएच वैल्यू को मेंटेन करना, ताकि जो स्पर्म है वो बाहर आसानी से निकल जाए। यूरिथ्रा को क्लीन करने का काम इसका होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमिट का बनना, गैमिट का बनना। तो मेल के अंदर क्या होगा? यह स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। गोनाड क्या होता है? टेस्टिकल। टेस्टिकल के अंदर ही या क्या प्रोसेस होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो? स्पर्म का जेनरेशन होना, मतलब कि स्पर्म का बनना। जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है वो टेस्टिकल्स को 90% जो टेस्टिकल्स का एरिया है उसको घेरे रखती है। और स्पर्मेटो जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है इसके अंदर स्पर्मेटोगोनियल सेल या फिर जर्मिनल सेल्स होती है, और इसके साथ साथ सीरोटोली सेल्स भी होती है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखने वाले हैं कि जो प्रोसेस होती है ये मतलब कि कितने स्पर्म बनते हैं उस प्रोसेस के बारे में देखेंगे, उस प्रोसेस के बारे में देखने वाले। अब देखिए स्पर्मेटोगोनियम के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वो कितने होते हैं? 2n होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोजोम 2n होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम का मतलब क्या है? यहाँ से हम ये प्रोसेस चलेगी कहाँ तक? स्पर्मेटोजेनेसिस तक। यहाँ पर कितने थे हमारे पास? नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने थे? 2n थे। और 2n के ऊपर स्पर्मेटोगोनियम के ऊपर यहाँ पर भी 2n थे। स्पर्मेटोगोनियम के ऊपर, स्पर्मेटोगोनियम के ऊपर क्या हुआ? मिटोसिस हुआ। क्या हुआ? मिटोसिस हुआ। मिटोसिस फर्स्ट। यहाँ पर कितनी बार मिटोसिस होता है? स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने तक, स्पर्मेटोगोनियम से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं यहाँ तक 4 बार मिटोसिस होता है। मतलब कि 4 बार, एक बार में यहाँ पर एक बार बन गया मिटोसिस, आगे 2 बार बनेगा, 2 से फिर 2 बनेंगे, तो मतलब 4 बार हुआ। तो कैसे हुआ? फर्स्ट था, फर्स्ट स्पर्मेटोगोनियम से 2 बने, 2 से फिर 4 बने, और 4 से कितने बने? फिर 8, और 8 से कितने बने? 16। तो 1 2 3 और 4 क्या हुआ? 4 बार मिटोसिस हुई। 4 बार मिटोसिस होने के बाद जो स्पर्मेटोगोनियम है उसे क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और मिटोसिस होगा तो नंबर उतने ही जाएंगे, 2n जाएंगे। क्या जाएंगे? 2n जाएंगे। ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट के बाद यह डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? 2n के अंदर, एक n ये और एक n ये। तो यहाँ पर जो 16 ऊपर से आए थे हमारे पास स्पर्मेटिड, कितने हो गए? 16 दूनी 32, 32 हो गए। और यहाँ डबल n थे, जो एक n ये था, एक n ये था, जो प्राइमरी यहाँ पर हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दी। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर मियोसिस सेकंड हुआ, और हर एक से क्या क्या बन गए? 2-2 n बन गए, 2-2 n बन गए। इनको क्या बोला हमने? स्पर्मेटिड बोला। तो हमारे पास कितने थे? 32 बन गए थे, और 32 से फिर डबल बन रहे तो कितने हो गए? 64 हो गए। कितने हो गए? 64 हो गए। 64 ही डेज क्या लगते हैं इसको बनने के लिए लगते हैं।
तो स्पर्माटिड से क्या बनेगा, स्पर्माटिड से बनता है स्पर्म। स्पर्माटिड के अंदर कुछ चेंजेज आते हैं, उससे क्या बनता है, स्पर्म। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम होता है, स्पर्मेटोगोनियम के अंदर मिटोसिस होगा जिससे कि क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर मियोसिस होता है, उससे क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है उसके ऊपर मियोसिस हुआ तो उससे क्या बना, स्पर्मेटिड। और स्पर्माटिड के ऊपर जो चेंजेज हुई उसके बाद क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। यहाँ पर 4 बार हुआ तो यहाँ पर कितने बन गया था हमारा, 16। 16 के बाद यहाँ पर 2 बने तो कितने बन गए, 16 दूनी 32। 32 और 32 से उसके बाद डबल हुआ तो कितना हो गया, 64। कितना हो गया, 64। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म को बनने की प्रोसेस होगी, वह 2 प्रोसेस से बनती है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यहाँ पर सेल्स का बनाना और स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ पर स्पर्म का बनना। मतलब कि जो 1 से 64 तक की प्रोसेस हमने पढ़ी उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना। एक होते है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, स्पर्मिएशन का मतलब होता है जब स्पर्म है सिरटोली सेल्स से निकल कर सेमनीफेरस ट्यूबल्स की ल्यूमन के अंदर चली जाती है तो उसको बोला जाता है स्पर्मिएशन। और मैच्योरिटी के बाद ही क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू होती है। और मोटिलिटी देने का काम कौन करता है, एपिडिडाइमस करता है। ये हो गया, ये चीजें हमने पढ़ ली। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सबसे पहले 2n थी, उसके ऊपर मिटोसिस हुआ, 2n बनी, लेकिन 4 बार हुआ तो फर्स्ट 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से कितनी बनी, 8, और 8 से कितनी बनी, 16, तो 16 बन गए। यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, प्राइमरी स्पर्मेटो के ऊपर मियोसिस हुआ तो सेकेंडरी बने, और सेकेंडरी से क्या बना, स्पर्माटिड, और स्पर्माटिड से क्या बना, स्पर्म बना। कितने बने। अब अगर एग्जाम के अंदर जैसे कि एलएसए का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने स्पर्म बनते हैं, उससे कितने बनते हैं, 4। 4 कैसे बने, हमने पढ़ा था कि जो 2n था, जो 2n था, 2n से हमने कितने बनाए, 2n प्राइमरी, उसके ऊपर था स्पर्मेटोसाइट के ऊपर, इससे n बने। यहाँ पर मियोसिस हुआ, इस n से भी क्या बनेंगे, 2n बनेंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए, सेकेंडरी साइट, प्राइमरी मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पर कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 बन गए। एक तो ये आया था। दूसरा आया था कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने बनते हैं, उससे कितने बनेंगे, उससे कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। अब इसके ऊपर जो हार्मोन काम करते हैं वो देखिए, जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, जीएनआरएच हार्मोन निकलता है। जीएनआरएच हार्मोन ने काम किया किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने 2 हार्मोन निकाले, एक हार्मोन एफएसएच और एक हार्मोन निकाला एलएच। एलएच एलएच निकाल दिया। अब देखिए, जो एफएसएच हार्मोन था और एक एलएच हार्मोन था, एफएसएच हार्मोन काम करता है किसके ऊपर, सिरटोली सेल्स के ऊपर, सिरटोली सेल्स के ऊपर। और ये क्या करता है, न्यूरिश करता है किसको, इसका काम क्या होता है, न्यूरिश करना होता है किसको, स्पर्म को। स्पर्म को न्यूरिश करने का काम कौन करता है, एफएसएच करता है, एफएसएच करता है। और जो एलएच हार्मोन है ये काम करता है किसके ऊपर, लेडिक सेल के ऊपर, लेडिक सेल के ऊपर। और ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को निकालेगा, टेस्टोस्टेरोन को निकालता है। अब देखिए, जैसे ही हाइपोथैलेमस ने मैसेज दिया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच हार्मोन स्रावित किया। एफएसएच हार्मोन ने सिरटोली सेल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो सिरटोली सेल्स क्या करती है, क्या बना देती है, एबीपी बना देती है। एबीपी का मतलब क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और यह एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो स्पर्म बने थे उनके ऊपर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद यह क्या करने लगता है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको क्या लगता है, लगातार क्या करता है, बढ़ाने लगता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, एफएसएच है, एफएसएच ने क्या किया था, सिरटोली सेल्स के ऊपर काम किया। एफएसएच हार्मोन है उसने
सिर्टोली सेल्स के ऊपर काम किया और उसने क्या कर दिया, सिर्टोली सेल के ऊपर काम करके सिर्टोली सेल ने एफएसएच था, एफएसएच ने सिर्टोली सेल्स के ऊपर काम किया। सिर्टोली सेल्स ने क्या कर दिया, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसका क्या किया, सेक्रेशन किया, और ये सेक्रेशन लेडिक सेल्स के साथ सपम के साथ मिल गया, और सपम के साथ मिलने के बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होने लगा। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होने लगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो सिर्टोली सेल्स है उसने एक हार्मोन छोड़ा जिसका नाम था इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन। इस इनहिबिन ने नेगेटिव फीडबैक दिया किसको, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस ने किसको दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या कहा कि आप एफएसएच हार्मोन का स्त्रावन कम कर दीजिए। जैसे ही एफएसएच कम हुआ तो सिर्टोली सेल्स ने एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाना क्या कर दिया, कम कर दिया। समझ गए। देखिए हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच हार्मोन निकाला, जीएनआरएच ने काम किया किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, एफएसएच और एलएच हार्मोन निकाल दिए। एफएसएच ने काम किया सिर्टोली सेल्स के ऊपर, और जो सिर्टोली सेल्स है जैसे ही इसके ऊपर एफएसएच ने काम किया तो सिर्टोली सेल्स ने एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकाल दिया, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किससे मिल गया, जाकर सपम से मिल गया, और उसने टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही इसका हाई लेवल हुआ तो इस हाई लेवल को कंट्रोल करने के लिए सिर्टोली सेल्स ने इनहिबिन हार्मोन रिलीज किया, और इनहिबिन ने एक नेगेटिव फीडबैक दिया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि आप एफएसएच को कम स्रावित कीजिए। जैसे ही एफएसएच कम हुआ सिर्टोली सेल से एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनना कम हुआ, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। क्या हो गया, कंट्रोल होने लगा। जो एलएच हार्मोन है उसने किसके ऊपर काम किया, लेडिक सेल के ऊपर। लेडिक ने क्या किया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या किया, बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, एलएच को, और किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये क्या करेगा, एलएच को कम सेक्रेट करेगा, और इससे लेडिक सेल कंट्रोल होगी और टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन होना शुरू कर देगा, डाउन होना शुरू कर देगा। अब देखिए जो स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनियम था, और सेकेंडरी हमारा स्पर्मेटोसाइट बना, उस तक की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सपम तक की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो सपम को बनने के लिए जो मुख्यतः दो हार्मोन काम करते हैं, एक एफएसएच है और एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यही दो ही काम करते हैं, यही दो ही काम करते हैं। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन। एलएच ने काम किया लेडिक के ऊपर, लेडिक ने क्या किया, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर काम किया, और यही टेस्टोस्टेरोन काम करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर सपम तक बनने के लिए। और उससे पहले जो एफएसएच हार्मोन था उसने काम किया सिर्टोली सेल्स के ऊपर, और सिर्टोली सेल्स ने क्या किया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया, जो कि टेस्टोस्टेरोन या फिर कहें कि सपम के साथ मिलकर टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या कर दिया, उसने बढ़ा दिया। उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्टोली सेल ने इनहिबिन क्या किया, रिलीज किया, जो कि निगेटिव फीडबैक देता है। यहीं पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूँ सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।